नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसकी एनालिसिस है वो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट की। मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट लिखा और जजमेंट में जाति व्यवस्था को लेकर एक लाइन लिखी, वो वायरल हो गई। पूरे देश को ये बताया गया, मतलब कुछ जो लीगल वेबसाइटें हैं या जो लीगल वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं या फिर जो हमारे यहाँ के लीगल न्यूज़ कवर करते, विषय तो हॉट और गंभीर दोनों था। और हॉट और गंभीर इसलिए था क्योंकि उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट आया था और उसकी सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट कर रहा था। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पूरे देश में मुकदमे दाखिल किए गए थे। उन मुकदमों में मतलब एफआईआर दर्ज की गई थी हिंदू समाज के द्वारा। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार भी लगाई थी कि साहब ये सारी की सारी जितने एफआईआर हैं उनको तमिलनाडु में ट्रांसफ़र कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये भी कहा था कि देश भर में आग लगाकर, और आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, आपके ऊपर तो ज़्यादा दायित्व है, आप तो ज़्यादा भार से पीड़ित हैं। और आप इतने भार से पीड़ित हैं और आप जाति समीकरण के आधार पर या रिलीजन के आधार पर स्टेटमेंट देते हैं। आप जातियों को, जो जातियां हैं उनको सम्मान बढ़ाने के बजाय उनके विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये आपको शोभा नहीं देता, इसलिए जाइए और तमाम हाई कोर्टों में जाकर गुहार लगाइए। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद जब उदयनिधि स्टालिन को वापस कर दिया गया था, उसके बाद हाई कोर्ट में जो केस उनके खिलाफ फाइल था उसमें जजमेंट आया। और केस फाइल क्या था? केस फाइल कोई विशेष नहीं था, ये था कि साहब जो व्यक्ति पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, सेकुलर देश में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर किसी कम्युनिटी के लिए ऐसा बोलता है और वो कम्युनिटी को नीचा दिखाना चाहता है, इस प्रकार के राइटर्स एसोसिएशन नाम के संगठन में स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट ये देता है कि सनातन को हटाना नहीं है, सनातन को ख़त्म करना है। सनातन चूँकि मच्छर है, मक्खी है, ये है, वो है, डेंगू है, मलेरिया है, और डेंगू मलेरिया मच्छर मक्खी का इलाज नहीं किया जाता, उसको ख़त्म किया जाता है। इतना खतरनाक स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति को क्या सरकार में रहने का अधिकार है? क्या वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है या फिर वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, सरकार में मिनिस्टर हो सकता है? तो मैंडामस की रिट के लिए एक रिट दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन गई थी और ये कहा गया था कि आदेश दिया जाए कि इनको अपने पद से हटा दिया जाए। पूरी बात कोर्ट ने सुनी थी। कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद ऑर्डर किया और उदयनिधि स्टालिन को बहुत कुछ रताड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे उसी तरह के शब्द ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस्तेमाल किए। और हाई कोर्ट ने कहा कि सनातन को जो नहीं जानता, सनातन के विषय में जिसको जानकारी नहीं है, वो उथले उथले रूप में, यानी कि ऊपर ऊपर सनातन को सुनता समझता पढ़ता हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता और उसको ऐसा बयान देने का अधिकार नहीं है। सनातन की गहराइयों को विवेकानंद के शब्दों में कोर्ट ने लिखा था। इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन जो कास्टिज्म के ऊपर स्टेटमेंट आया था ए राजा का, या फिर मैं कहूँ कि उदयनिधि स्टालिन का, तो जो कास्टिज्म पर आया था कि कास्टिज्म भारत में बहुत बड़ी समस्या है, उसको एड्रेस करते हुए, चूँकि वो तो स्क्रिप्टेड कॉपी थी जो कोर्ट में लगाई गई थी, कास्टिज्म पर वो व्यक्ति बोला भी था। और जो वो उनकी तरह और भी लोग बोलते ही हैं। भारत में एक बात से सभी सहमत हैं, सभी, मतलब कोई भी जाति संप्रदाय या जो कोई धार्मिक व्यक्ति, एक बात से सब सहमत हैं भारत में कि कास्टिज्म इज़ ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। भारत के लिए कास्टिज्म सबसे बड़ी समस्या है, जाति व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस जाति को छोड़ना कोई नहीं चाहता। जिनको जो SC ST हैं, जिनको जन्म मिला आज़ादी के समय पर, SC ST से मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको आज़ादी के समय पर एक पेंडोरम, एक बॉक्स बनाकर नया जन्म हुआ। नया जन्म कैसे हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के सामने आर्टिकल 15, जो उस समय शायद संभवतः आर्टिकल 9-10 रहा होगा, आर्टिकल 15 की बहस चल रही थी और ये कहा गया था कि जातियों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जातियों को सबल करना चाहिए।
और डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जातियों के नाम अगर लिखे जाएंगे संविधान में तो समस्या खड़ी हो जाएगी, और समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम जातियाँ कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय भी यही बात थी कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा स्कॉलर भी ये कहता है कि जाति सबसे बड़ी समस्या है। उस समय की सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले सब कहते हैं कि जाति समस्या। लेकिन जाति समस्या कहाँ से आई और कब आई, ये विषय उस समय के स्कॉलर्स ने लिखा है। अब आज के स्कॉलर नहीं लिख रहे, उस समय के स्कॉलर्स लिख रहे हैं। जाति व्यवस्था भारत की मूल व्यवस्था है। अब वो मुसलमानों के आने के बाद वो स्थायी हो गई, वो वंशानुगत हो गई। वंशानुगत होने के बाद वो तकियानुसी हो गई। तकियानुसी होने के बाद वो अलिग हो गई और वैमनस्यता पैदा करने लगी। अंग्रेज़ों के आते आते उसके आपस में झगड़े होने लगे। स्वतंत्रता के बाद हमने जाति व्यवस्था को ख़त्म करना था, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि जो 1800 वर्षों से जाति से लड़ाए जा रहे हैं, वो अगर जातियां एड्रेस करी जाएंगी, लिखी जाएंगी, तो फिर जाति हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैसेज साफ था कि जाति को ख़त्म करना है और भारत की मूल समस्या जाति है। जाति वैमनस्यता और जाति विद्वेष है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जातियां भी हैं वो पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए एक SC/ST आयोग बैठेगा, SC/ST कमीशन बैठेगा। SC/ST कमीशन यानी कि उनको एक बॉक्स में रखा जाएगा, उनकी एक अनुसूची बनेगी। उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। यानी कि एक पार्टिकुलर सूची में जो नाम आएंगे वो अनुसूचित जातियां कहलाएंगी, जो जनजातियां अनुसूची में आएंगी वो अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी। और इनको करेगा कौन? तो उसके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमीशन बैठेगा। वो कमीशन ये तय करेगा कि उसका फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूले के अनुसार जिन जातियों का रिप्रेजेंटेशन होना था वो जातियां उसमें आती और जाती रहेंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से माया और मुलायम के समय पर रहा है कि कभी कोई जाति SC में आ जाती है तो कभी OBC में आ जाती है। मालूम पड़ा अखिलेश बैठे तो उन्होंने उसको SC में खसका दिया और मायावती बैठी तो उन्होंने उसको OBC बना दिया, ताकि हिस्सेदारी वहाँ ये लें और हमारे पोर्शन से जाएं। यानी कि फॉर्मूला बीच बीच में बदलता रहता है और जो कमीशन है वो कमीशन अपने फॉर्मूले के अनुसार जातियों को SC/ST या OBC घोषित करती है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नाम की जो जातियां हैं, जो व्यवस्था है, वो पैदा हुई भारत के नए संविधान से। उससे पहले जातियां अपने अपने नाम से जानी जाती हैं। लेकिन OBC ये तो अभी पैदा हुआ। OBC तो जनरल हुआ करता था। OBC तो मंडल आयोग कमीशन के बाद पैदा हुआ, उसका जन्म ही मंडल आयोग के बाद हुआ। सबसे पहले SC/ST पैदा हुआ, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सुविधा निकाली थी उसकी वजह से, और अब OBC पैदा हुआ, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने व्यवस्था निकाली थी। मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी को दी गई थी। इंदिरा गांधी ने उसको स्वीकार नहीं किया था क्योंकि जातियों में विभाजन भारत होने जा रहा था। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ही काम कर गए और वो था जाति व्यवस्था बनाए रखना। इसको लेकर उस समय भारत में बहुत बड़े आंदोलन हुए थे, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था कि भारत को जातियों में बांटा जा रहा है और ये भारत के लिए हितकर नहीं है। अब OBC जाति तो OBC कौन होगा? इसके लिए मोदी जी ने अभी, मतलब केंद्र की जो 2014 में सरकार बैठी, उस सरकार ने अभी कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष कह लीजिए, 3 वर्ष कह लीजिए, अभी OBC कमीशन ऑफिशियली बनाया। यानी कि 1989 से लेकर 1989-90 से लेकर और 2019-20 तक आप समझ लीजिए कितना लंबा समय रहा होगा। 40 वर्ष बाद ऑफिशियली OBC कमीशन बना। OBC कमीशन का काम ये होगा कि वो अपना एक फार्मूला तय करेंगे। उस फार्मूले में जो जातियां आएंगी उनको OBC माना जाएगा और जो जातियां नहीं आएंगी वो जनरल मानी जाएंगी। यानी कि 1989-90 तक, जब तक मंडल आयोग की रिकमेंडेशन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, तब तक SC/ST छोड़कर सब जनरल थे, कोई OBC नहीं था, सब सामान्य थे। सामान्य से मतलब सब सवर्ण मान लीजिए। अब सब सवर्ण OBC हो गए तो अब भारत के 3 हिस्से हो गए। जनरल, मतलब जनता के बीच में 3 प्रकार की कैटेगरी हुई, जनरल,
फिर जनरल के बाद ओबीसी, ओबीसी के बाद एससी एसटी। यानी कि समस्या 1947 में ख़त्म करनी थी, उस समस्या को ख़त्म करने की बजाय वो अब और प्रखरता से आ गई। इसीलिए उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने जो आज का आर्टिकल 16 है, नौकरी में आरक्षण, इसकी रिकमेंडेशन नहीं की थी, क्योंकि नौकरी में आरक्षण का मतलब लाभ लेना जाति के नाम से, और जाति के नाम से अगर लाभ मिलने लगेगा तो जाति कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कही। डॉक्टर अंबेडकर के सरकार से जाने के बाद और जो नई सरकार बनी 1951-52 में, उस सरकार ने 1951 में पहला अमेंडमेंट जो रखा, वो पहला अमेंडमेंट मतलब डॉक्टर अंबेडकर अब बाहर हो गए, पहला अमेंडमेंट जो रखा वो था आर्टिकल 16(4), यानी कि अब नौकरियों में आरक्षण, यानी कि लाभ देना। और अब जब लाभ देने की बात नेहरू जी ने कर दी और ले आए, क्योंकि तमिलनाडु का एक केस आया था, चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु ने रिजर्वेशन अपने यहाँ 69% कर दिया था। ये रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में किसी प्रकार का नौकरियों में आरक्षण नहीं है और ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। अगर कोई आरक्षण है तो स्कूल में एडमिशन का, पढ़ाई लिखाई के लिए आरक्षण है कि भाई कुछ कमज़ोर बच्चा है उसको स्कूल में ले आओ। नलों में मतलब जो एरिया वाइज वो बनता है उसमें आरक्षण है, लेकिन आरक्षण नौकरियों में नहीं है, क्योंकि नॉरिशमेंट जैसे मिलने लगेगा वैसे ही समाज में जातियां कभी खत्म नहीं होंगी। और उद्देश्य क्या है? जाति को खत्म करना, सबको सामान्य करना, सब एक जाति के हो जाएं, एक सामान्य हो जाएं, सब हिंदू हो जाएं, कोई हिंदू ना कहे तो सनातन हो जाएं, भारतीय हो जाएं। ये व्यवस्था करने की बात जिस पर अड़िग थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन जातियों का नाम जैसे ही नेहरू जी ने लिखा वैसे ही जातियां अब स्थायी हो गईं। उसके बाद जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी कर दिया, फिर जातियां और स्थायी हो गईं। तो अब इस बात की चर्चा, जो मैं कहता हूं कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के केस में कहा, उन्होंने कहा आज की जो जाति व्यवस्था है वो 100 वर्ष पुरानी है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कहता हूं 100 वर्ष पुरानी भी नहीं है। हम अमृत महोत्सव में जी रहे हैं, इसलिए आज की जो संवैधानिक रूप से जाति व्यवस्था है वो 75 साल पुरानी है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये बहुत पुरानी नहीं है, ये आज की जो जाति व्यवस्था है, यानी कि उनका मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये आज की संवैधानिक जाति व्यवस्था, लेकिन उन्होंने कहा आज की जो जाति व्यवस्था है, जो भारत की समस्या बनी हुई है, जिसके लिए उदयनिधि स्टालिन कटाक्ष कर रहे हैं और हिंदुज़्म के अंदर भेद दिखा रहे हैं, वो व्यवस्था तो 100 वर्ष पुरानी है। अब ये 100 वर्ष पुरानी व्यवस्था तमाम कम्युनिस्ट राइटर, तमाम मुस्लिम राइटर, तमाम कांग्रेसी राइटर और तमाम प्रकार के भारत तोड़ू फोड़ू राइटर, जिनको अर्बन नक्सल भी कहा गया है, लोग संबोधित करते हैं, तो इस प्रकार के जो राइटर हैं उन्होंने तो कह दिया कि ये तो सदियों पुरानी है। और कुछ ने तो ये कह दिया कि भारत का जन्म ही गलत उस पर हुआ है, भारत का जन्म कास्टिज्म पर हुआ और कास्टिज्म भारत को खाए जा रही है। ऋषियों मुनियों ने भेद किया, ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहा गया कि भाई ये समाज, वो समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, फलाना समाज, ढिमाका समाज, ये तो सब शोषण करते रहे, ऐसा लोगों ने भर भर कर कहा। मुझे याद है कि मीरा कुमार मिनिस्टर वो हुआ करती थी और BBC लंदन पर टॉक हुआ करती थी, कुछ प्रश्न पूछे जाते थे डायरेक्ट। BBC लंदन रात में आता था, मैं उस समय मतलब स्टडी कर रहा था, तो मुझे भी शौक था कि BBC पर बात करी जाए। BBC पर मीरा कुमार से मैंने पूछ लिया कि भाई क्या दोष है, आप ये आरक्षण पर क्या करते हैं? तो मीरा कुमार ने जो जवाब दिया, जगजीवन राम की बेटी थी, कभी पॉलिटिक्स में थी नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स इसलिए उनको मिली क्योंकि वो जगजीवन राम की, बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के बड़े नेता थे और कांग्रेस उनको दलितों के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती थी अंबेडकर को डिप्रेस करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता हुआ करते थे, पिछड़ों के, और डॉक्टर अंबेडकर समाज में अपनी हैसियत रखते थे। तो बाबू जगजीवन राम को समर्थन सरकारी मिल गया था, सरकारी समर्थन की वजह से वो दलितों के नेता बन गए थे। वो अस्पृश्य पार्टी वोटी को भी कुछ बनाई थी और उसके सदस्य अंबेडकर की पार्टी से ज़्यादा थे। उनकी बेटी मीरा कुमार जो विदेशों में संभवतः पढ़ी और भारत के विषय में उनको जानकारी मेरे अनुसार बहुत कम रही होगी। हाँ, जानकारी अगर हो गई होगी तो लोकसभा के स्पीकर के दौरान उनको जानकारी अच्छी हो गई होगी।
मीरा कुमार का जो जवाब आया वो कहती हैं कि आप लोगों ने, सवर्णों ने हजारों सालों से जो दलितों को परेशान करके रखा और उनका जो शोषण किया, उसको अगर लगातार कॉम्पनसेट किया जा रहा है तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो अगला सवाल उनसे मैंने पूछा था उस समय, शायद मुझे सही से याद नहीं क्योंकि उम्र भी कम थी और इतनी नॉलेज भी मुझे कम हुआ करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप ये बताइए कि इस नाम से आप आज दूसरे समुदाय जो जनरल कैटेगरी कही जाती है उनको भी तो शोषित कर रहे हैं, वो भी तो शोषित हो गया क्योंकि योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है और देश कहीं पीछे जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कॉम्पनसेट हम कर रहे हैं क्योंकि लाखों सालों तक आपके पूर्वजों ने ये किया वो किया। इस मानसिकता के लोग तमाम तरह की राइटिंग लिखते हैं जो भारत के उदय पर ही प्रश्न खड़े कर देते हैं। शायद उनको मालूम नहीं कि भारत की जो व्यवस्था है वो वर्णाश्रम पर है। वर्ण और आश्रम। वर्ण का मतलब है कार्य का विभाजन। किसी गांव में, छोटे से गांव में अगर शुरुआत कर लीजिए तो छोटे से गांव में उदर पालन कौन करेगा? उदर पालन करने वाला जो खेत, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर ही थी और हमें 6 चीज़ें चाहिए किसी भी व्यक्ति को: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। 6 चीज़ें। इस 7वीं चीज़ किसी को नहीं चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। अगर इतनी 6 चीज़ें किसी व्यक्ति को मिल जाती हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वो दूसरे गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और उसको शिक्षा कुछ ऐसी दे दी जाए कि नहीं, आपको ये जो अहंकार है वो ख़त्म करना है, बड़ा छोटा ख़त्म करना है, हम सब समान रूप से समान मानव है। यही भारत की ओरिजिनल शिक्षा थी। इसके लिए 6 दर्शनों का निर्माण किया गया जिसको उपांग कहते हैं, जिसमें बताया है कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, वो किसी भी जाति में पैदा हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है और ये 23 तत्वों से मिलकर, 24 तत्वों से मिलकर ये बना है। फिर सत्य कैसे पता लगेगा तो वो न्याय दर्शन की बात करता है, कहता है न्याय दर्शन पढ़िए तो आपको सत्य का ज्ञान होगा और जिसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा वो इस अहंकार, झूठे अहंकार में, अहम में अब जीना बंद कर देगा। अब उसको ये जो ऊंच नीच है वो दिखाई नहीं देगी, वो ऊंच नीच में विश्वास नहीं करेगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाने पर, बढ़ाने से मतलब कि उसका सम्मान हो, उसकी पूजा हो, पाठ हो, ये हो वो हो, इससे वो बाहर जाने लगेगा। यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम खत्म हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के अलावा कि होते हुए व्यक्ति व्हाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि झूठे अहंकार में पड़कर वो बड़ा बनने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो वो जब न्याय दर्शन पढ़ लेगा तो उसको ये बात समझ आ जाएगी। फिर और अगर उसको स्पेशलाइजेशन करना होगा तो वैशेषिक ही पड़ेगा, हर पदार्थ का आत्मा के तत्व क्या है, इनके तत्व, उनके तत्व सब बताएगा। लेकिन वही शिक्षा थी। अब वो शिक्षा तो रही नहीं, हम तो स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, व्यवसाय पर काम करने वाले लोग हैं। तो एग्रीकल्चर उस समय जो हुआ करती थी वो पूरे गांव का भरण पोषण करेगी। पूरे गांव में अब व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि गांव के कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो गांव की सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा में जो लोग भी लगाए जाएंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे। फिर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य और शिक्षा में जितने लोग लगेंगे वो सब ब्राह्मण कहलाएंगे। मार्गदर्शक भी, दार्शनिक भी बनेंगे, उनको ब्राह्मण कहा जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो उदर पालन की व्यवस्था करेगा गांव में, कोई भी जो खेतीहाड़ी करेगा, जो प्रोडक्शन करेगा, जो लोगों के उदर पालन की व्यवस्था करेगा, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, वो वैश्य कहलाएगा। अब इन गुणों से जो परिपूर्ण नहीं है वो सेवक कहलाएगा या सर्विस क्लास कहलाएगा या फिर वो उसका सहयोगी कहलाएगा। ऐसे 4 वर्ण हमने बांटे। इन वर्णों में जो जातियां हैं वो कैसे बटी? इन वर्णों में तो ये तो 4 बड़े बड़े विभाजन हो गए। इन 4 बड़े विभाजनों में से फिर अब ब्राह्मण, तो कोई वैज्ञानिक होगा, तो कोई स्वास्थ्य वाला होगा, मतलब डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, तो कोई अध्ययन अध्यापन करेगा, तो कोई राइटिंग करेगा, कुछ रिसर्च करेगा, कोई कर्मकांड करेगा, कुछ व्यवस्था देगा। इन सभी में फिर से जातियां बन गई। अब उनकी जातियां हो जाएंगी, ये दुबे जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, वाजपेयी हैं, ये फलाने हैं, ये ढमाके हैं। ऐसी क्षत्रियों में सुरक्षा की बात आती है तो कुछ तो सुरक्षा इंटरनल करेंगे, कुछ एक्सटर्नल सुरक्षा करेंगे, कुछ दिन की ड्यूटी देंगे, कुछ रात की ड्यूटी देंगे, कुछ हाथ पैर से देंगे, कुछ बंदूक से देंगे, कोई तलवार से देंगे, कोई उसका प्रमुख बनेगा। तो क्षत्रियों में जातियां आ गई। फिर इसके बाद उदर पालन करने वाले जितने लोग हैं, अब उदर पालन करने वाले जितने लोग हैं मतलब जो किसान है वो सर्वोच्च शिखर पर बैठेगा। किसान के सहयोगी,
तो कोई लोहे का काम करेगा, तो कोई चांदी सोने का काम करेगा, तो कोई कपड़े सिलेगा, तो कोई हल बनाएगा, तो कोई लकड़ी का काम करेगा, तो कोई लोहे का काम करेगा, तो कोई चमड़े का काम करेगा, और जो विभिन्न प्रकार के काम उनके यानी कि उदर पालन के साथ साथ जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला, ये सब किसान के साथ अटैच हो जाएगा। ब्राह्मण भी किसान पर डिपेंड करेगा, उसका उदर पालन तो उसका भी होना है। क्षत्रिय किसान पर डिपेंड करेगा, उसका उदर पालन होना है। और ये जो वैश्य है, वैश्य की तमाम जातियां, ये भी वैश्य पर ही यानी किसान पर डिपेंड करेगा। और फिर इनमें से कोई कुछ ना करने वाला, केवल सहयोग करने वाला। सहयोग करने वाला मतलब पंडित जी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति तो वहाँ झाड़ू पोछा करने वाला होगा, कोई वहाँ साफ सफाई करने वाला होगा, कुछ सामान लाने वाला होगा, कुछ बाहर से पानी भर कर लाने वाला होगा, कुछ और चीज़ें चाहिए हैं वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो फिर सर्विस क्लास हो जाएगा, वो सर्विस करने वाला है, वो केवल सेवा करने वाला है। आज सर्विस क्लास हमारे देश में प्रिवेल करता है, पूरे देश में। आज सर्विस क्लास का आलम यह है कि पूरे देश में सर्विस करने के लिए व्यक्ति परेशान है। उस समय सर्विस वो करता था जिनके पास इन 3 विषयों में से कोई विषय नहीं था, वो सब जातियां बन गई। अब इन जातियों का कॉम्बिनेशन है, फसल कटकर आएगी तो ब्राह्मण का उदर पालन भी वो करेगा, क्षत्रिय का उदर पालन करेगा, फिर जातियों का जो इनकी सब जातियां हैं उनका उदर पालन, और फिर इनके जो सेवक हैं उनका उदर पालन। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, ये एक व्यवस्था थी। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, एक ही माँ की 4 संतानें अलग अलग वर्ण में जा सकती थी। आज भी वो व्यवस्था ज्योतिष शास्त्र में दी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे ही आप अपनी कुंडली उठाकर देखेंगे तो वो आपके वर्ण की चर्चा करती है ऑटोमेटिकली। क्यों करती है? क्योंकि जो गुण आपके अंदर हैं वो गुण बताएगा, उसी गुण के अनुरूप उसको काम दिया जाता था। यानी कि वैज्ञानिक आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी। कालांतर में वो परिवार में चलने लगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप की एक खास बात यह है कि बच्चे में माँ और पिता में से कोई एक ब्लड मिलेगा। अगर माँ पिता एक ही ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चा भी उसी ब्लड ग्रुप का होगा, यानी कि उसका वर्ण वही होगा, संभवतः वही होगा। तो वर्ण व्यवस्था प्राइमा फेसाई जिस माँ बाप से जन्म लिया उसका होगा, लेकिन ये संभव है कि ज्योतिषी गणना में उसका वर्ण दूसरा हो जाए तो उसका काम भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसा रामायण और महाभारत में तमाम ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि वर्ण बदला जा सकता है कर्म आधार पर। कर्ण को सूद पुत्र कहा गया, कभी कर्ण को सूद नहीं कहा गया, सूर्द पुत्र कहा गया, लेकिन उसको क्षत्रिय कहा गया क्योंकि वो एक देश का राजा था। ऐसे ही तमाम व्यवस्थाएं हमको मिलती हैं जिसमें हमने किसी भी शूद्र को भी, जो शूद्र का काम करने वाला है और उसके घर में संतान पैदा हो गई क्षत्रिय स्वभाव की, तो वो क्षत्रिय हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि एक इलस्ट्रेशन है, हम उनको महर्षि आज भी कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो किस गर्भ से जन्म लिया वो उसकी पहचान जरूर है, लेकिन उसको नई पहचान उसके कर्म के आधार पर मिलेगी, ऐसा वेदों में है। मुस्लिमों के आने के बाद ये व्यवस्था बिगड़ी, ये चक्र टूटा। अब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था या उनके बीच में जो पहचान थी वो पहचान खत्म हो गई। तो फिर जो प्रेम फेसाई चल रहा था कि जिस वर्ण के पिता से उसका जन्म हुआ वो वर्ण उसका हो गया, जिस जाति के पिता से जन्म हुआ वो जाति उसकी हो गई। इस प्रकार मुसलमानों के आने के बाद जातियां वंशानुगत चल गईं। समस्या यहाँ पर आ गई कि वो वंशानुगत मुसलमानों के समय तक तो चली, ईसाइयों के आने के बाद उन्होंने पूरी व्यवस्था को भंग करके इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब इन जातियों को बेरोजगार कर दिया, स्वास्थ्य शिक्षा भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली, सुरक्षा भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली, उदर पालन भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और ये जातियां अब बेरोजगार हो गई। इन बेरोजगार जातियों को सरकारी नौकरियां मिलने लगी, वो सरकारी काम करने लगे, यानी कि सरकार पर डिपेंड कर गए। अब सरकार पर जैसे ही डिपेंड करे तो आधार क्या होगा? आधार तो जन्म हो गया। इस प्रकार जन्म पक्का हो गया। स्वतंत्रता के बाद हमको जातियां खत्म करनी थी, हमने जातियां खत्म नहीं की, जातियों को और सुदृढ़ कर लिया, जो भारत की आज की समस्या है। ऑनरेबल जस्टिस अनीता सुमंत ने यही लिखा कि 100 वर्ष पुरानी, मैंने आपको बताया 100 वर्ष पुरानी आज की व्यवस्था कैसे, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव आया होगा, इतने वेबसाइटों ने और सबने लिख डाला कि जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स तो ये है कि बहुत अत्याचार हुए पीछे से, उस डिस्कोर्स की वजह से उनको ऑर्डर दोबारा अपलोड करना पड़ा, और उसमें उन्होंने कहा कि ये फार रिसेंट है। फार रिसेंट मतलब ये बहुत बाद की है,
जिसको वो 100 वर्ष पुरानी कह रही हैं, वो उनको लिखना पड़ा ये बहुत बाद की है जातियाँ, और इन जातियों में कोई भेद, ये वो जो भी उन्होंने लिखा। मुझे लगता है कि 100 वर्ष पुरानी बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आज की कॉन्स्टिट्यूशनल जातियाँ ऐसी ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जाति रिकॉग्नाइज की, इसलिए वो जाति है। कॉन्स्टिट्यूशन जाति रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वो जाति नहीं है, ये याद रखने की बात है। वो जनरल है। अगर तमिलनाडु के अंदर जो 200 के लगभग जातियों की चर्चा है, 200-250, वो जातियां अगर तमिलनाडु सरकार की लिस्ट में नहीं है तो क्या है, वो जनरल है। तो जाति अब सरकारी हो गई। सरकारी जातियां तो 47 के बाद ही शुरू हुई। तो उनका कथन बिल्कुल सही था, लेकिन दबाव इतना था, जाति व्यवस्था खत्म करने की बजाय हमारे देश में जाति व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़्यादा काम होता है। और ये एक बड़ी समस्या भारत की है। कैसे खत्म होगी ये तो भविष्य ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।